हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में मैं 8 अप्रैल वाले स्मैकडाउन के एपिसोड का रिव्यू करने वाला हूं। एक एक फाइट के बारे में मैं बात करूंगा, एक एक इवेंट को मैं आपको समझाऊंगा, एक एक स्टोरी लाइन के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पे भी कुछ भी छूटेगा नहीं, कहीं कुछ देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक खबर आ रही है कि WWE एंडेवर नाम की जो UFC की पेरेंट कंपनी है उसको बिकने वाली है। तो इसी को लेके काफ़ी कंफ्यूजन चल रहा है कि WWE बिक जाएगी तो क्या होगा। तो रॉ पे एक सेगमेंट हुआ था जहाँ पे ट्रिपल एच ने आके ये क्लियर किया था कि कंपनी बिके चाहे ना बिके, लेकिन कंपनी वैसे ही चलती रहेगी, सुपरस्टार्स वैसे ही रहेंगे, इवेंट्स वैसे ही रहेंगे, सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा। तो स्मैकडाउन में ट्रिपल एच का एक सेगमेंट हुआ था जहाँ पे उन्होंने आके WWE ड्राफ्ट के बारे में बताया। ड्राफ्ट में जो है कुछ सुपरस्टार रॉस के स्मैकडाउन में जाते हैं, स्मैकडाउन के रॉ में होते हैं। आप बेसिकली समझिए शफलिंग होती है रेसलर्स की। तो ये ड्राफ्ट के बारे में उन्होंने बताया और उसके बारे में ख़ास बात ये बताई कि ये वाला ड्राफ्ट पूरा सबसे बिगेस्ट ड्राफ्ट होगा WWE हिस्ट्री का, और ये ड्राफ्ट पूरा सिनेरियो, पूरे फेस, पूरी इंडस्ट्री का बदल के रख देगा। स्मैकडाउन की हमारी शुरुआत होती है शेमस की जो ब्रॉलिंग ब्रूट्स टीम है और इंपीरियम के साथ। तो इंपीरियम के जो गंथर हैं उन्होंने कई बार शेमस पे चीप शॉट्स लगाए और 2-3 बार शेमस को गिरा दिया। लेकिन एक बार जैसे ही शेमस को मैच के अंदर टैग मिलता है उसके बाद वो पूरी रिंग साफ कर देते हैं, इंपीरियम के एक एक मेंबर को बाहर फेंक देते हैं और फिर एक ब्रो किक लगा के इस मैच को जीत लेते हैं। ट्रिपल एच के सेगमेंट के बाद हमारे पास जजमेंट डे का एक माइक सेगमेंट हम उसको कह सकते हुआ था। तो रिया रिप्ली अपनी विन को बहुत ही ज़्यादा बोस्ट कर रही थी कि उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है और वो ग्रेटेस्ट वुमेन चैम्पियन है और काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट डिमांड कर रही थी। वो बेसिकली वो बहुत ज़्यादा मतलब एक हील टर्न है उनका, एक नेगेटिव कैरेक्टर है, तो बहुत ज़्यादा वो एक घमंड टाइप का दिखा रही थी। फिन बैलर पे अगर हम आते हैं तो वो ये कहते थे कि लॉस एंजलिस जैसी सिटी में एज ने मुझको हरा दिया। तो उनकी बात में कुछ ज़्यादा दम नहीं था क्योंकि वो फेयर एंड स्क्वायर एक मैच काफ़ी बुरी तरीके से, काफ़ी पिटने के बाद रेसलमेनिया में हार चुके थे। डोमिनिक मिस्टीरियो की बारी जैसे ही आती है तो क्राउड इतनी तेज़ उनको बू करता है जो कि मैंने शायद ही देखा हो। वो इतनी तेज़ क्राउड चिल्ला रहा था कि वो उनका माइक भी कम पड़ रहा था और वो बोल भी नहीं पा रहे थे। बहरहाल डोमिनिक मिस्टीरियो का ये कहना था कि कोई बाप अपने बेटे पे कैसे हाथ उठा सकता है, और उनका ये भी कहना था कि मैंने अपने फादर पे हाथ नहीं उठाया, मैंने उनको ज़्यादा मारा नहीं, लेकिन उन्होंने मुझको हरा दिया। हम सब ने देखा है कैसे मल्टीपल ओकेजन्स पे वो मैच के बीच में आकर रे मिस्टीरियो को मारने लग जाते हैं, कभी कैंडल स्टिक से मारते हैं, कभी चेयर से मारते हैं। उन्होंने अपनी सिस्टर पे ड्रिंक फेंक दी थी, अपनी मदर पे चिल्ला रहे थे। तो अब उनका ये कहना है कि रे मिस्टीरियो ने उन पे हाथ उठा के गलती करी, जबकि अगर आपने रेसलमेनिया का मैच देखा हो तो वो चेन से भी उन पे अटैक करने वाले थे जो कि बैड बनी ने रोक लिया था। इसके बाद हमारे पास मैच होता है डेमियन प्रीस्ट और डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस रे मिस्टीरियो और सैंटोस एस्कोबार के बीच में। अब सैंटोस एस्कोबार जो है एक लूचा लिब्रे टीम से आते हैं। इन लोगों ने एक नई टीम बना रखी है LWO, वो है लैटिनो वर्ल्ड ऑर्डर। ये जो ग्रुप है ये एडी गुरेरो ने फॉर्म किया था अपने डेज में, लेकिन अब जैसे एडी गुरेरो हम सबको पता है अब हमारे बीच नहीं है, ही पास्ड अवे वे बिफोर। तो अब उस टीम का मेंबर, उस टीम को फिर से रे मिस्टीरियो ने खड़ा किया है। सैंटोस एस्कोबार रे मिस्टीरियो के बीच में एक मैच था, लेकिन इस मैच को डेमियन प्रीस्ट को टैग कर देते हैं अपने आप को। लेकिन जो सैंटोस एस्कोबार है उनको अभी भी यही लग रहा था कि डोमिनिक मिस्टीरियो लीगल मैन है जो कि मैच कर रहे हैं, लेकिन डेमियन प्रीस्ट का टैग एस्कोबार ने देखा नहीं और डेमियन प्रीस्ट ने पीछे से आके एस्कोबार पे फिनिशर लगा के ये मैच जीत लिया। जैसे ही मैच ख़त्म होता है रे मिस्टीरियो ने डेमियन प्रीस्ट को रिंग के बाहर कर दिया, लेकिन लास्ट में आउटकम ये निकलता है कि जजमेंट डे विक्टोरियस हो जाता है। हमारे पास वुमेंस का टैग टीम मैच हुआ था जिसमें कि लिव मॉर्गन और रैकेल रॉड्रिगस का मैच हुआ था, नटालिया और उनके साथ की जो टैग टीम पार्टनर है उनके साथ, और ये मैच लिव मॉर्गन और रैकेल रॉड्रिगस ने जीत लिया है। अब रॉ वुमेंस चैंपियनशिप के लिए रैकेल रॉड्रिगस और लिव मॉर्गन लीटा और बेकी लिंच को चैलेंज करेंगे अगले रॉ पे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कंपनी लीटा को ब्रेक देना चाहती है क्योंकि वो एक पार्ट टाइम रेसलर है, तो शायद लिव मॉर्गन और रैकेल रॉड्रिगस अगली रॉ वुमेंस चैंपियन हो सकती हैं।
अब हमारे पास बैक स्टेज में बहुत सारे मोमेंट्स थे। तो पॉल हेमन जो है हमारे जो बैक स्टेज कोऑर्डिनेटर हैं उनके साथ बात कर रहे थे, उनके साथ सोलो सिकोवा भी थे। उतनी देर में जे ऊसो आते हैं और पूछते हैं क्या तुमने जिमी ऊसो को देखा है। तो पॉल हेमन उनको ये बताते हैं कि जिमी ऊसो को आज जो है रोमन रेंस ने घर पे बैठने को कहा है और आज वो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि जे ऊसो का मैच था सैमी ज़ेन के साथ। तो जब से जे ऊसो और जिमी ऊसो ये मैच हारे हैं रेसलमेनिया में, अपनी टैग टीम टाइटल्स हारे हैं, तब से रोमन रेंस जिमी ऊसो जे ऊसो के साथ काफ़ी बदसलूकी से बात कर रहे हैं, उनसे एक्चुअली में मिल भी नहीं रहे हैं और ऐसे ही हमको कुछ खिटपिट देखने को मिलती है। तो सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस जब पीछे बात कर रहे थे तो सैमी ज़ेन केविन ओवेंस से ये कहते हैं कि मैं जो है बात करना चाहता हूँ जे ऊसो से और मैं अपने उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो केविन ओवेंस का ये कहना था कि अब आप क्या बात करना चाहते हो, जब सारे मैचेस हो गए, हम जीत भी गए, अब बात करने को रह ही क्या गया है। लेकिन सैमी ज़ेन का दिल नहीं मानता है, वो जाके जे ऊसो से बात करते हैं और फिर से वही बात बोलते हैं जो वो पहले भी बोल चुके थे कि ब्लड लाइन अब ख़त्म हो चुकी है और रोमन रेंस ने सिर्फ तुमको यूज़ किया है और अब ये जो ब्लड लाइन का, उनके शब्दों में, जो एक शिप है, जो एक जहाज़ है, वो डूब रहा है और तुमको डूबने की ज़रूरत नहीं है। हमको शुरुआत से ही सैमी ज़ेन का थोड़ा सा इंक्लिनेशन जे ऊसो की तरफ दिखाया गया है। अब ये कोई स्टोरी लाइन बनेगी कि ये कैसे जाएगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इतनी देर में जैसे ही ये दोनों लोग बात कर रहे होते हैं, सोलो सिकोवा एक बैक स्टेज में ही एक बहुत बड़ा सा कंटेनर जो है केविन ओवेंस के पैर के ऊपर गिरा देते हैं, क्योंकि केविन ओवेंस इंजर्ड हो जाते हैं, वो मेडिकल रूम में चले जाते हैं। इसके बाद हमारे पास मैच शुरू होता है सैमी ज़ेन और जे ऊसो के बीच में। मैच चल ही रहा होता है कि बीच में से सोलो सिकोवा आ जाते हैं। सैमी ज़ेन अपना फिनिशर मारने की कोशिश करते हैं हेलोवा की, लेकिन किसी वजह से वो रिंग के बाहर पहुंच जाते हैं। जैसे ही रेफरी का ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है, सोलो सिकोवा सैमी ज़ेन को अपनी समोन स्पाइक कर देते हैं। उसके बाद जे ऊसो उनको पिन करके हरा देते हैं। इसके बाद सोलो सिकोवा जो है सैमी ज़ेन पे अटैक करने लग जाते हैं और जे ऊसो खड़े होकर देखते रहते हैं, जैसे वो रॉयल रंबल में देख रहे थे, अगर आपको ध्यान हो तो उतनी देर में जब सोलो सिकोवा सैमी ज़ेन को समोन स्पाइक मारने जाते हैं, जे ऊसो उनको रोक लेते हैं, उनका हाथ पकड़ लेते हैं। यहाँ पे ऑडियंसेस को लगने लग जाता है कि क्या पता कोई नया ट्विस्ट हो, कोई नई चीज़ हो। लेकिन जैसे ही बात चली रही होती है, जे ऊसो उतनी देर में सैमी ज़ेन को किक मार देते हैं। वो बाहर जाते हैं चेयर्स लेने के लिए, लेकिन तभी मैट रिडल आ जाते हैं। मैट रिडल वही रेसलर हैं जिनको सोलो सिकोवा ने कुछ टाइम पहले टेकआउट कर दिया था और उनकी खास बात यह है कि वो नंगे पैर आते हैं रेसलिंग करने के लिए, मतलब उनके लेग्स पे कोई गियर नहीं होते, जूते भी नहीं होते, कुछ नहीं होते। तो उन्होंने पूरी रिंग क्लियर कर ली, सैमी ज़ेन को गले लगाया और यहाँ पे हमारा स्मैकडाउन ख़त्म हो जाता है। एक मैच और रिकोशे और वाइकिंग रेडर्स के एक हाफ टैग टीम के बीच में हुआ था। तो रिकोशे का जो फिजिक है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। वो 212 पाउंड्स के आसपास हैं, लेकिन उनकी जो रिंग मूवमेंट्स है वो जिस तरीके से करते हैं मुझे काफ़ी पसंद आता है। मुझे कुछ ना कुछ रे मिस्टीरियो जैसा उनसे फील आता है। तो लास्ट में रिकोशे एक शूटिंग स्टार नाम का अपना जो फिनिशर लगाते हैं और वाइकिंग रेडर्स के ऊपर जो है जीत हासिल कर लेते हैं। इस मैच की खास स्टिपुलेशन ये थी कि रिकोशे के जो पार्टनर है टैग टीम के, ब्रॉन स्ट्रोमन, और वाइकिंग रेडर्स के जो टैग टीम पार्टनर हैं वो रिंग के आसपास नहीं दिख सकते थे। तो ये हमारा पूरा स्मैकडाउन था। इसमें मैंने आपको एक एक सेगमेंट, एक एक मैच के बारे में बताया है, एक एक चीज़ के बारे में हमने बात कर रखी है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, आपको कहीं पे भी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरा अप टू डेट हैं। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आगे अगर आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करिए और कमेंट में मुझको ये बताइए कि आपको सबसे अच्छी फ़ाइट कौन सी लगी और क्या स्टोरी लाइन आपको लगती है जो कि आगे जाके बन सकती है। क्या वो जे ऊसो सैमी ज़ेन के बीच कुछ होने वाला है? क्या वो ड्रू मैकिंटायर और शेमस और गंथर के बीच में कोई स्टोरी लाइन हमको देखने को मिलेगी? क्या हमको जे ऊसो, जिमी ऊसो, रोमन रेंस के बीच में एक स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी? तो कमेंट करके मुझको ये बताइए कि आपको क्या लगता है और आपका सबसे फेवरेट सेगमेंट इस पूरे एपिसोड में कौन सा था। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।